हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर एवोल्यूशन का। एज यू ऑल नो, अब नीट 2023 की डेट को एनटीए ने अनाउंस कर दिया है। अपना जो एकेडमिक शेड्यूल है, कैलेंडर है बच्चे 23-24 सेशन का, वो इश्यू कर दिया है, रिलीज कर दिया है। परसों ये आ गया था बच्चों, जिसमें डेट जो बताई गई है वही डेट आई है जो मैं इतने दिनों से आपको वार्न कर रहा था कि भाई ये डेट होनी चाहिए इस बार, और उसी हिसाब से तैयारी करें। दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ मे, 7 मई को आपका एग्जाम है बच्चों नीट 2023 का। तो जिन बच्चों ने मेरी बात मान ली होगी, डेफिनेटली वो फायदे में रहेंगे, और जो अभी भी ये सोच के तैयारी कर रहे होंगे कि भाई इस बार भी नीट लेट होगी जैसे कि पिछले 2 साल से हो रही थी कोविड की वजह से, वो डेफिनेटली अब टेंशन में आ गए होंगे। लेकिन टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी यदि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी कर लो तो बच्चों सिलेक्शन दूर नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने खुद ने नीट क्रैक करा है बच्चों। पहले अटेम्प्ट में किया था 12th के साथ, उस समय किया था जब कोचिंग फैसिलिटीज नहीं थी, वो भी ऑल इंडिया रैंक 196 के साथ। बोर्ड्स और नीट दोनों में बच्चों अच्छे मार्क्स थे, दोनों में अच्छी पोजीशन हासिल करी थी। स्कूल में सेकंड टॉपर था बोर्ड्स में बच्चों, और नीट में 196 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। तो जब उस समय मैंने किया है, उसके बाद भी बच्चों 11 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और हर साल मैंने 12th के साथ सिलेक्शंस दिए हैं। तो जब इतने सारे बच्चे कर सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे एवरेज थे, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो बच्चों? और अभी भी कर सकते हो। तो जैसा बताया जा रहा है वैसा करते जाओ, जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ते जाओ बच्चों। जहां तक नीट बायोलॉजी की बात है, तो ये चैनल और हमारी जो सोचिंग ऐप है, नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप, ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। इससे ज्यादा आपको कुछ जरूरत नहीं है नीट बायोलॉजी के लिए बच्चों। तो 3 काम कर लो, सोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पर अपने आप को एनरोल कर लो। आपके लिए जो बैच है बच्चों, वहां पर जुनून बैच है 12th और ड्रॉपर्स के लिए। जो जोश बैच है वो 11th क्लास बच्चों के लिए। दूसरा काम करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नीट स्ट्रेटेजी वीडियोस, इन्फॉर्मेशन वीडियोस और एकेडमिक कंटेंट भी। और तीसरा काम करना है बच्चों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज हमारी जो सोचिंग ऐप है उसके डैशबोर्ड पर भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑलरेडी हम करीब 9-10 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों बायोलॉजी के। अब जो शेड्यूलिंग है हमने इस तरह से करी है कि हर वीक हमारे करीब 12 लेक्चर्स हुआ करेंगे बच्चों बायोलॉजी के। और हमने जो टारगेट लिया है, वे ज़्यादातर जो कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं वो मार्च एंड तक करते हैं, और अप्रैल में रिवीजन होता है बच्चों। कहते सभी हैं कि जनवरी में हो जाएगा, फेब में हो जाएगा, होता मार्च एंड में। पिछले 11 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, रेजोनेंस में बायोलॉजी हेड भी रहा हूँ बच्चों, ई सीरियल पे नीट डिवीजन हेड रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे पता है। ओके, बट हमने जो टारगेट लिया है और रियलिस्टिक टारगेट जो लिया है वो लिया है बच्चों फरवरी एंड का। अभी तक हम करीब 90 लेक्चर्स कर चुके हैं। ठीक है, और वो 90 लेक्चर्स ऐसे चैप्टर्स के थे जो कंसेप्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बड़े भी थे बच्चों, जहां से एनसीईआरटी के बाहर से भी चीज़ें आती थी। अब जो चैप्टर्स बचे हैं बच्चों वो ऐसे हैं मोस्टली जहां पर अब जो अभी पैरेलल में चल रहे हैं रनिंग में, उनको यदि छोड़ दिया जाए 4-5 चैप्टर और बच्चों, तो करीब जैसे हमारे 16-17 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद जो करीब 20 चैप्टर बचेंगे वो ऐसे होंगे जिनमें एनसीईआरटी के बाहर से चीज़ें नहीं आती। तो वो मेनली हमें एनसीईआरटी से ही करने, और उनमें समय भी कम लगेगा। तो अभी से यदि हम 12 से 15 लेक्चर पर वीक करते हैं, एवरेज हम अल्टीमेटली कोशिश करेंगे 15 लेक्चर का निकालने का, क्योंकि कुछ अब चैप्टर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे दिए जाएंगे ताकि जल्दी सिलेबस हो जाए। तो 150 लेक्चर्स मोर देन सफिशिएंट है रिमेनिंग सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और हमने ये अगले 10 वीक में प्लान करें, यानी कि फरवरी एंड तक हमारा सिलेबस हमने कंप्लीट करने का एक टारगेट लिया है, और कोशिश भी करेंगे कि इसको तब तक कंप्लीट कर ले। 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों, बट कोशिश ये रहेगी। ताकि अभी जो 2 दिन पहले मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो दिया था जिसमें हमने इस तरह से शेड्यूलिंग करी कि मार्च और अप्रैल हम रिवीजन के लिए निकाल सके बच्चों। यदि वो हमने निकाल लिया तो फिर सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी तक बच्चों एवोल्यूशन में हमने क्या क्या देख लिया है? गुड मॉर्निंग केशव। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है बच्चों? अभी तक एवोल्यूशन में मैंने आपको बोला था 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने बोला था हम देखेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पार्ट मैंने बोला था थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जो अभी चल रहा है, उसमें हम लेमार्किज्म कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। और लास्ट पार्ट इस चैप्टर का रहेगा ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर, अब जो 2 लेक्चर्स हैं उनमें हम थ्योरीज कंप्लीट करेंगे। थ्योरीज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, डार्विनिज्म है, म्यूटेशन थ्योरी है, न्यू डार्विनिज्म है। इसमें हम हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में बात करेंगे बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे।
तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर में ये हम कंप्लीट करेंगे और अल्टीमेटली फिर जो लास्ट लेक्चर होगा बच्चों एवोल्यूशन का, उसमें हम देखेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेमार्किज्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेमार्किज्म में मैं आपको बता चुका हूं कि इट वाज अ रिजेक्टेड थ्योरी, है ना। पढ़ी क्यों? क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एवोल्यूशन, द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। पहली बार एक कोशिश की गई थी एवोल्यूशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की। किसने करी थी? लेमार्क ने, जो उस समय का बहुत बड़ा नाम थे बच्चों, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट माने जाते थे। ठीक है, तो जब उन्होंने वो थ्योरी दी तो हर किसी की हिम्मत नहीं कि उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करे या अपोज करे बच्चों। इसलिए काफी समय तक लेमार्क की थ्योरी को सही माना गया विद रिगार्ड टू इवोल्यूशन, कि हाँ कि भाई इवोल्यूशन इस तरह से होता होगा, ये मान लिया गया। बट फिर जब वीजमान की थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, और अल्टीमेटली फिर जब डार्विन की थ्योरी आई, तो इन थ्योरीज ने लेमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया, क्योंकि अब जो थ्योरीज थी वो ज्यादा लॉजिकल थी, ज्यादा रेशनल उनमें था बच्चों, ज्यादा प्रॉपर्ली इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रही थी। आई होप ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर है। कुछ कल टेक्निकल टीम ने चीजें चेंज करी है यहाँ पे, वैसे हमने टेस्टिंग करने के बाद ही ये लेक्चर स्टार्ट करा है, लेकिन फिर भी यदि ऑडियो वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। तो डार्विनिज्म, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वाज अ नेचुरलिस्ट बच्चों, है ना। यहाँ पर हम पहले डार्विन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो एक नेचुरलिस्ट था जो नेचर के बारे में स्टडी एंड ऑब्जर्व करता था बच्चों, एंड गेव द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। एंड ही वाज द फर्स्ट, मतलब वैसे तो नेचुरल सिलेक्शन का जो टर्म है बच्चों, ये जो आइडिया है, वो डार्विन को भी कहीं और से मिला था। कहां से मिला था अभी हम आगे बात करेंगे। वॉलेस, माल्थस, कई ऐसे साइंटिस्ट थे जिनसे डार्विन बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था और कहीं ना कहीं उनसे ही वो आइडिया मिला। लेकिन फिर भी हम डार्विन को ही क्रेडिट देते हैं नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट देने के लिए, कारण क्योंकि ही वाज द ओनली वन जिन्होंने उस नेचुरल सिलेक्शन के जो कंसेप्ट था बच्चों, जो टर्म था, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा एंड एक्सप्लोर करा, है ना। पहले एक्सप्लोर करा और फिर एक्सप्लेन करा। तो क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन डार्विन ने ही पहली बार किया था, इस कारण से डार्विन को नेचुरल सिलेक्शन का क्रेडिट दिया जाता है। तो he gave the idea of evolution by natural selection on the basis of his observations during his voyage on ship HMS Beagle। उन्होंने बच्चों अपनी जो यात्रा करी थी, है ना, वो एक यात्रा पे निकले थे, समुद्री यात्रा पे। उनके जो पानी के जहाज का नाम था दैट वाज HMS बीगल। और एक बार आपसे पूछा भी जाता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आता है ये, कि कौन से शिप पे यात्रा करी थी? HMS बीगल। और कौन से साल से कौन से साल तक करी थी, कौन से ईयर्स में उन्होंने अपनी ये वॉयज या यात्रा करी थी बच्चों? 1831 टू 1836, 5 साल वो यात्रा पे रहे, जिसमें उन्होंने इस दुनिया के डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करा, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे गए, अलग अलग एरियाज में गए। अपन ने लास्ट लेक्चर में बात भी करी थी बच्चों, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, जब हमने डार्विन फिंचेस की बात करी थी, गैलापागोस आइलैंड्स पर भी वो गए थे, साउथ अमेरिका भी वो गए थे, है ना। फिर अभी जो मैं कह रहा था कि एक्चुअली डार्विन को ये जो नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया मिला, अपने काम के लिए जो आइडिया मिला, वो देखा जाए तो ओरिजिनल नहीं था, है ना। वो ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिस्ट से इंस्पायर थे। उनमें से 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिनके काम ने उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट किया था बच्चों, और उनके काम को पढ़ने के बाद ही कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, फिर जब वो वॉयज पे गए तो चीजें रिलेट हुई और उनके दिमाग में किसका आइडिया आया? नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया आया बच्चों। गुड मॉर्निंग अनन्या, ओके, प्रॉपर ऑडिबल एंड विजिबल, थैंक यू बच्चों। तो डार्विन वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 पब्लिकेशंस, 3 ऐसे पब्लिकेशंस थे बच्चों, आर्टिकल्स या बुक्स आप कह सकते हो, जिनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। एक तो माल्थस का प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, एक चार्ल्स लायल की प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी आर्टिकल बच्चों, एंड अल्फ्रेड वॉलेस का आर्टिकल था ऑन द टेंडेंसी ऑफ वैरायटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप, है ना। ये 3 पब्लिकेशंस ऐसे थे, आर्टिकल्स ऐसे थे, जिनसे डार्विन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और कहीं ना कहीं उनको नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया मिला बच्चों। फिर अल्टीमेटली अपनी यात्रा में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस करी थी बच्चों, उनको वो नोट डाउन कर लेते थे। डार्विन की एक अच्छी आदत थी। और बाद में फिर ये सारे पब्लिकेशंस एंड सब चीजों को जब उन्होंने इवेल्युएट करा तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आई। तो डार्विन प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम कॉमनली डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो उन्होंने एक बुक के अंदर अपनी इस थ्योरी को प्रपोज किया बच्चों, एंड द बुक वाज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पॉपुलरली शॉर्ट में इस बुक को क्या कहते हैं बच्चों? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कि भाई किस तरह से नई स्पीशीज ओरिजिनेट होती, इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन कैसे ऑपरेट कर रहा है नेचर में बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये उन्होंने इस किताब के अंदर एक्सप्लेन करा था। और ये किताब कब आई थी बच्चों? इन द ईयर 1859। तो एक और चीज यहां देखने लायक है बच्चों, यात्रा कब करी थी? देखो उन्होंने 1831 से 36, किताब कब आई? 1859। मतलब उन्होंने अपनी यात्रा में जो चीजें देखी,
है ना, हर चीज वो नोट करते थे, लेकिन उनको प्रॉपरली इवेल्युएट करके, एनालाइज करके एक प्रॉपर थ्योरी देने के लिए कितना समय लग गया बच्चों? 36 से 59, करीब करीब 23 साल। तो पहली चीज तो हार्डवर्क देखो, पेशेंस देखो कि उन्होंने अपना काम पब्लिश करने के पहले क्यों इतना डिले हुआ। दो रीजन थे, एक तो वो कंफर्म होना चाहते थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहते थे कि भाई जो भी मैं पब्लिश कर रहा हूं वो सही हो, तो उन्होंने हर तरह से उसको इवेल्युएट करा, चेक करा, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इस चीज को लेकर चिंतित भी थे कि भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, है ना, एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में डिबेट चल रही थी, और कहीं वो गलत हो जाते तो फिर क्या चक्कर पड़ता। एक और चीज, क्योंकि अपन ने पहले बोला कि वो 3 लोगों के काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने वास्तव में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनसे पहले नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी। तो उनका एक और डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया प्रपोज कर रहा हूं, ये लोग ना क्लेम कर दें कि इनसे चुराया है, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम ना लग जाए एक तरीके से आइडिया की चोरी का। ये बहुत सारी चीजें थी। इनफैक्ट उन्होंने जब अपना पब्लिकेशन पब्लिश किया था, उसके पहले उन्होंने माल्थस से बात भी करी थी कि ठीक है कि भाई मैं ये पब्लिश करना चाह रहा हूं। उन्होंने अपना पब्लिकेशन उनको भेजा था फॉर इवेल्युएशन, फॉर रिव्यू, कि भाई प्लीज आप चेक करके बताएं। तो कि भाई क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया, इसके हिसाब से यदि हम बात करें तो वॉलेस और माल्थस का, तो उन्होंने माल्थस वॉलेस से पहले बात भी करी कि भाई क्योंकि मुझे लगता है कि ये आइडिया आपका है और मैं इसको पब्लिश कर रहा हूं एक एक्सप्लेन्ड, एक डिस्क्रिप्टिव वे में, तो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने खुद ने जब डार्विन के काम को पढ़ा तो दे वर वेरी इंप्रेस्ड, और उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, हमने तो सिर्फ आइडिया दिया, वो भी थ्योरेटिकली, है ना, लेकिन प्रैक्टिकली वास्तव में कैसे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है ये आपने ही एक्सप्लेन करा है, और इसीलिए आप सही कैंडिडेट हो उसका क्रेडिट पाने के लिए। उसके बाद फिर डार्विन ने इस चीज को पब्लिश करा। तो डार्विन ने बहुत तरीके से चीजों को करा, और इसीलिए आज उनको फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहते हैं बच्चों हम। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह से डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश हुई बच्चों इन द ईयर 1859। अब ये जो डार्विन की थ्योरी है, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे बच्चों, क्रक्स क्या है इसका, समरी हम यदि देखना चाहेंगे भाई वास्तव में इस किताब में डार्विन ने क्या एक्सप्लेन करा है, तो उन्होंने वो सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करे हैं जिनसे होते हुए एक नई स्पीशीज बनती है। कैसे पुराने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं, नई वेराइटीज डेवलप होती है, वो उन्होंने एक्सप्लेन करा। तो वो स्टेप्स क्या है आपसे पूछे भी जाते हैं बच्चों, एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में इन स्टेप्स को बताना होता है, कई बार जंबल करके दे दिए जाते हैं या कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, सो द मेन फीचर्स ऑफ डार्विनिज्म और द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या क्या है बच्चों इस थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म, क्या नेचुरल सिलेक्शन के मेन पॉइंट्स। क्या कहा डार्विन ने कि भाई सबसे पहले किसी भी, यदि हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, किसी भी एक जगह की बात करें, तो वहां पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, हर ऑर्गेनिज्म की क्या मंशा होती है, क्या इच्छा होती है कि भाई उसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हो, खत्म नहीं हो, विलुप्त नहीं हो, गायब नहीं हो, है ना। और अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखने के लिए कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस जरूरी होता है, रिप्रोडक्शन। यदि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लगातार फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एक के बाद एक नई जनरेशन यदि उसके अंदर पैदा होती रहेगी तो उसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होगी। तो डार्विन ने कहा कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी की ये कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करें। इसको उन्होंने टर्म दिया रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ये पूछा जाता है कि भाई जिस फिटनेस की बात करी थी डार्विन ने अपनी थ्योरी डार्विनिज्म के अंदर, वो फिटनेस कौन सी थी, इट वाज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, है ना, वो बॉडी बिल्डिंग वाली फिटनेस नहीं थी। कई बार वर्ड आएगा जब आप डार्विनिज्म पढ़ोगे, फिटनेस, दैट वाज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर हेल्दी एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो ज्यादा नंबर में और ज्यादा हेल्दी, ज्यादा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा। तो डार्विन ने ये बोला कि भाई सभी ऑर्गेनिजम्स की कोशिश होती है, मेंबर्स ऑफ ऑल स्पीशीज ट्राई टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमली टू इंक्रीज देयर नंबर, अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर को में हेल्दी यानी कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करें बच्चों। अब क्या होगा, यदि हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें बच्चों, तो वहां पर रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, खाने का जो खाने की अवेलेबिलिटी होगी दैट वाज लिमिटेड, पेड़ पौधे लिमिटेड होंगे भाई, वहां पर शेल्टर, रहने की जगह लिमिटेड होगी, है ना। तो जितने भी रिसोर्सेज होंगे, पानी, खाना, शेल्टर, दीज आर लिमिटेड इन एवरी ज्योग्राफिकल एरिया, जो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है ना। हर एरिया की एक लिमिट होती है कि हाँ यार इतने लोग यहाँ पर होंगे, इतने ऑर्गेनिजम्स होंगे, वहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे ज्यादा हो गए तो फिर खाने की, रहने की कमी आने लग जाएगी। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप में देयर इज ओवर प्रोडक्शन। हर एरिया में सभी जो स्पीशीज उनके ऑर्गेनिजम्स ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की। तो एक समय ऐसा आ जाएगा जहां पर जो लिमिट है उस एरिया की वो पहुंच जाएगी,
और जैसे उस लिमिट के ऊपर जाने लगेंगे, अब क्या चालू हो जाएगी? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीडिंग टू कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन। आपस में स्ट्रगल चालू हो जाएगी, संघर्ष चालू हो जाएगा रिसोर्सेज के लिए कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए। अब कमी हो रही है क्योंकि जो लिमिट है उस एरिया की सपोर्ट करने की किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, वो अब क्रॉस हो रही है भाई। तो खाने की कमी, रहने की जगह की कमी, लड़ाई होंगी अब डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब बच्चों ये जो स्ट्रगल या कंपटीशन होता है, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है, दीज लीड टू स्ट्रगल और कंपटीशन फॉर सर्वाइवल व्हिच रिजल्ट्स इन, अब क्या होगा इसकी वजह से, देयर विल बी कांस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि वो एरिया एक लिमिट तक ही पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है। जैसे नंबर उसके ऊपर जाएगा, स्ट्रगल होगी, मारकाट होगी, कुछ एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ इंडिविजुअल्स खत्म हो जाएंगे जो वीक होंगे, जो उस स्ट्रगल को विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली उस एरिया में पॉपुलेशन तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, बढ़ने की कोशिश करेगी, बढ़ नहीं पाएगी क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। देयर विल बी कांस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन। और ये जो स्ट्रगल होगी बच्चों, जो कंपटीशन होगा सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा होगा बच्चों? एक इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा मींस इनसाइड, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में, और ये सबसे खतरनाक होता है, कारण एक ही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है। जब रिक्वायरमेंट एक जैसी तो लड़ाई भी ज्यादा, एक जैसा खाना खा रहे होंगे, एक जैसे रहने की जगह होगी तो लड़ाई भी ज्यादा होगी, है ना? दूसरी स्ट्रगल फिर देखने को मिलती है इंटर स्पेसिफिक, यानी दो अलग अलग स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में। तो पहले तो खुद की स्पीशीज वालों से लड़ना पड़ेगा, वहां से जीत गए तो फिर दूसरी स्पीशीज वालों से लड़ना पड़ेगा आपको, इंटर स्पेसिफिक, है ना? और लास्टली विद अबायोटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, भाई जो प्रकृति है उसके साथ भी तो आपको ताल से ताल मिलाकर चलना पड़ेगा। बारिश, भूकंप, ज्वालामुखी, है ना, नेचुरल कैलेमिटीज, सूखा, तो ये अबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इनसे भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल होती है हमारी। आज बाढ़ आ जाती है तो कितने लोग मर जाते हैं, तो वहां पर भी सर्वाइव करना है। जो ज्यादा सुटेबल होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वो सर्वाइव कर पाएंगे। तीन तरह के स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द स्पीशीज, इंटर स्पेसिफिक अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ, दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ। जैसे मैं कोटा में रह रहा हूं तो अकेला थोड़ी रह रहा हूं, हमारी सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज थोड़ी अकेली रह रही है। पहले तो मुझे ह्यूमंस के साथ कंपीट करना पड़ेगा, ह्यूमंस के बाद जो दूसरी स्पीशीज है यहाँ पर, अब दूसरी स्पीशीज में सब आगे भाई, मच्छर, मक्खी, कुत्ता, भैंस, गाय, सब आगे, कहीं ना कहीं उनसे स्ट्रगल होगी मेरी सर्वाइवल के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर एबायोटिक फैक्टर्स के साथ मेरी स्ट्रगल होगी। तीनों को मैं सर्वाइव कर गया तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, तो ये बात हुई सेकंड स्टेप, स्ट्रगल होती है बच्चों, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है। अब क्या होगा किसी भी स्पीशीज में, यदि हम बात करें, ह्यूमंस की हम बात करें बच्चों, तो ह्यूमंस के अंदर भी अपन बात करते हैं ना कि भाई कुछ ह्यूमंस के लिए हम कहते हैं अरे यार कि ये तो कहीं भी जाता है एडजस्ट हो जाता है ना, ये बहुत टैलेंटेड है, ये हर काम बहुत अच्छा करता है। और सेम कंडीशन में हम किसी दूसरे ह्यूमन को रख देते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, वहां पर फिर उसके लिए कहते हैं अरे यार क्या है यार, देखो इसने तो ए वाले ने ए ना, मतलब ए अपन ए और बी कर देते हैं, ए इंडिविजुअल ने तो इतना अच्छा काम करा, लेकिन इसी सेम कंडीशन में, सेम सिचुएशन में बी वाला नहीं कर पाया, ये तो निकम्मा है, इसको कुछ भी नहीं आता है, कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाता है, हर जगह लड़ता झगड़ता रहता है। देखो एक ही सिचुएशन में दोनों, लेकिन एक अच्छा कर रहा है एक बुरा कर रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो अच्छा कर रहा है ए वाला इंडिविजुअल, इसका मतलब उसके पास पहले से ऐसे कैरेक्टर्स थे। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास पहले से ऐसे कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर पाया। और वो कैरेक्टर्स यूजुअली हमें कहां से मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू बच्चों, हेरिडिटी के थ्रू, जेनेटिक मेकअप के थ्रू, हमारी जीन्स के थ्रू। और वहीं जो बी वाला इंडिविजुअल अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके पास जो जीन्स आए उसके पेरेंट्स से वो अच्छे नहीं आए, अच्छे कैरेक्टर्स नहीं आए उसके पास, अच्छी क्वालिटीज नहीं आई उसके पास, वीकर जीन्स आए, हम कह सकते हैं इंफीरियर जीन्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अडेप्टेबिलिटी होती है, मैंने पहले भी बोला था आपको, और एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख भी रखी है कि अडेप्टेबिलिटी इज इनहेरिटेबल। और मैंने अभी एक शॉर्ट भी चैनल पे अपलोड किया है बच्चों। अब एक नई सीरीज हमने चालू करी है जिसमें आपको डेली या ऑल्टरनेट बेसिस पे, मतलब वीक में करीब 4, 5, 6 बार आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें हर वीडियो में हमने लेस देन 1 मिनट में, 1 मिनट से कम टाइम में एक बायोलॉजी टर्म को एक्सप्लेन करा है। तो वहां पर अडेप्टेशन में ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप देखना उस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो है 30 सेकंड का, है ना। तो अडेप्टेशन आर इनहेरिटेबल बच्चों, ठीक है। तो ये जो अडेप्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? हैविंग सुपीरियर कैरेक्टर्स जो इनहेरिट करें हमने पेरेंट्स से। तो जिस इंडिविजुअल में यहां पर जब स्ट्रगल होगी, आपस में लड़ाइयां हो रही है सर्वाइवल के लिए,
तो जिन इंडिविजुअल्स के अंदर ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स होंगे वो ज्यादा फिट होंगे सर्वाइवल के लिए, और जिनके पास इंफीरियर कैरेक्टर्स होंगे, वीक कैरेक्टर्स होंगे, वो जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे, वो उस स्ट्रगल को विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएंगे बच्चों। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस स्ट्रगल की वजह से पॉपुलेशन कांस्टेंट तो हो रही है, लेकिन उस पॉपुलेशन में उन इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ता जाएगा जिनके पास ज्यादा बेटर वेरिएशंस हैं, सुपीरियर वेरिएशंस हैं, गुड वेरिएशंस हैं, गुड कैरेक्टर्स हैं। आगे बात समझ में? तो तीसरा स्टेप क्या बताया डार्विन ने, वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, वेरिएशंस डेवलप होती है पॉपुलेशन में, अच्छी वेरिएशन वाले बढ़ने लग जाते हैं, बेकार वेरिएशन वाले खत्म होने लग जाते हैं, एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस यहां पर होती है। तो इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस, अच्छी वेरिएशंस का इनहेरिटेंस होता है which result in successful adaptation of some individuals and elimination of other individuals, जिनमें वो अच्छा इनहेरिटेंस नहीं आया, अच्छी वेरिएशंस नहीं आई है बच्चों। क्लियर? ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जिन लोगों के पास, जिन इंडिविजुअल्स के पास अच्छी वेरिएशंस आई हैं, जो ज्यादा फिट हैं, जिनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है, वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे, उनका नंबर धीरे धीरे पॉपुलेशन में बढ़ता जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी डार्विन की थ्योरी में इंक्लूडेड था। तो ये जो फ्रेज है बच्चों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये पूरा वर्ड्स का जो एक ग्रुप है, फ्रेज जिसको हम कहते हैं, ये फ्रेज तो दिया था बच्चों हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेकिन इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था डार्विन ने अपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, और इसी को हम कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि जिन इंडिविजुअल्स के पास अच्छे कैरेक्टर्स थे, हम क्या कह सकते हैं, वो सर्वाइव कर गए, इसका मतलब नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया है सर्वाइवल के लिए, प्रकृति ने उनको बचा लिया है, प्रकृति ने उनको चुना है कि तुम जियोगे, है ना, जिनके पास फेवरेबल कैरेक्टर्स हैं। और जिनके पास नहीं थे, नेचर ने उनको एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। भाई तुम्हारे पास फेवरेबल वेरिएशंस नहीं है कि तुम सारी सिचुएशंस को, स्ट्रगल्स को विथस्टैंड कर पाओ, उनको नेचर एलिमिनेट कर देती है। इसलिए तो कहते हैं समय के साथ बदलाव करो, समय के साथ बदलाव करोगे तो नेचर तुम्हें सेलेक्ट करेगी, तुम सर्वाइव कर पाओगे बच्चों, है ना। जो नेचर के, जो समय के साथ बदलाव नहीं करता है, नेचर उसको एलिमिनेट कर देती है। ये तो नेचुरल सिलेक्शन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इस तरह से डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करा। तो क्या हुआ यहां पर, शुरुआत में जो इंडिविजुअल्स थे उनमें से बहुत सारे इंडिविजुअल्स एलिमिनेट हो जाएंगे विद टाइम, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल, है ना, और जिनके पास फेवरेबल कैरेक्टर्स थे वो सेलेक्ट होते जाएंगे। अल्टीमेटली कई हजारों लाखों सालों के बाद क्या होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहां की अभी हम मान लो बात कर रहे हैं, वहां पर जो पॉपुलेशन अल्टीमेटली कई हजारों लाखों सालों के बाद एग्जिस्टेंस में आएगी, वो पॉपुलेशन हजारों लाखों साल पहले जहां से शुरुआत हुई थी वहां से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग होंगे, नहीं होंगे अपने ओरिजिनल पेरेंट्स से, क्योंकि इतने हजारों लाखों सालों में लगातार जनरेशन के बाद जनरेशन वेरिएशंस होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और अल्टीमेटली सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बन गया। और इसीलिए तो हम कहते हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जो नई जनरेशन आती है वो ज्यादा एडवांस्ड होती है पुरानी जनरेशन से। क्यों? क्योंकि फेवरेबल वेरिएशंस जिनके पास जा रही है, जिनके पास सुपीरियर कैरेक्टर्स जा रहे हैं, जो बच्चे ज्यादा टैलेंटेड है उनको नेचर सेलेक्ट करती है, वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं, बाकी एलिमिनेट होते जा रहे हैं बच्चों। जिनमें बीमारियां होती है वो एलिमिनेट होते जाते हैं, जो वीक होते हैं वो एलिमिनेट होते जा रहे हैं, जिनका मेंटल टेम्परामेंट वीक होता है वो एलिमिनेट होते जा रहे हैं। आगे बात समझ में? दिस इज नेचुरल सिलेक्शन, इस तरह से नेचर सेलेक्ट करती है बच्चों। तो इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस हैव ग्रेटर रिप्रोडक्टिव फिटनेस एंड सर्वाइवल, दैट इज दे आर सेलेक्टेड बाय नेचर। अब जब इतने हजारों लाखों सालों में इतनी जनरेशंस निकल गई, ओवर द जनरेशंस हर बार हर जनरेशन में नए वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कई हजारों लाखों सालों के बाद उस एरिया में जो नई पॉपुलेशन बनेगी, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अब वो इतनी डिफरेंट हो गई है अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से कि वो उनके मेंबर्स के साथ अब मैटिंग नहीं कर सकती। और जब बायोलॉजिकल मैटिंग वहां पर पॉसिबल नहीं है ना, आपस में रिप्रोड्यूस करके यदि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो बायोलॉजिकल डेफिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वहां पर अब एक नई स्पीशीज ओरिजिनेट हो गई, एक नई स्पीशीज बन गई। इस तरह से नई स्पीशीज, नए इंडिविजुअल्स बनते हैं बच्चों इस धरती के ऊपर, अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, पेड़ पौधों के अंदर, एनिमल्स के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर, इस तरह से नई स्पीशीज का एवोल्यूशन होता है। तो आई थिंक अब किस तरह से नई स्पीशीज बनती है, नई स्पीशीज के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। तो अल्टीमेटली जो फाइनल स्टेप होगा उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस इंटरब्रीडिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेलेक्टेड पॉपुलेशन। जो सेलेक्टेड पॉपुलेशन उसके मेंबर्स के बीच में लगातार ब्रीडिंग चलती रहेगी ओवर जनरेशंस, अल्टीमेटली गिविंग राइज टू अ न्यू स्पीशीज। इस तरह से नई स्पीशीज बनती है। तो डार्विनिज्म आया नहीं आया समझ में? कोई डाउट हो तो बच्चों बता दो, यहीं पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, अकॉर्डिंग टू डार्विन रिकॉम्बिनेशंस क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशंस रेदर देन म्यूटेशंस। यहां पर अभी अब आगे बात होगी, इसके बाद जो हम थ्योरी देखेंगे दैट इज म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डी ब्राइस की बच्चों। तो डार्विन ने जो कंसेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, वो आज तक किसी ने मतलब हम कह सकते हैं कि अपोज नहीं करा, उसका अपोजिशन नहीं करा है ना, किसी ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया है, क्योंकि वो बिल्कुल सही था, लॉजिकल था, वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता डार्विन ने। लेकिन दिक्कत कहां थी, एक चीज जिसके ऊपर डिबेट आगे भी चलती रही वो थी कि भाई डार्विन ने कहा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो प्रोड्यूस होती है तो वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है, उनमें से कुछ अच्छी वेरिएशंस होती, कुछ खराब। अच्छी वेरिएशंस वालों को नेचर सेलेक्ट कर लेती, खराब वालों को एलिमिनेट कर देती नेचर है ना। लेकिन फिर वहां बात आई कि भाई ये वेरिएशंस प्रोड्यूस कैसे होती है, तब लोग जीन्स के बारे में या वेरिएशंस के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, क्या क्या सोर्सेस ऑफ वेरिएशंस हो सकते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। हाँ पता था कि भाई एक क्रॉसिंग ओवर मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशंस होती है, इतना कह सकते हैं हम, है ना ब्रीफ में, या इतना ब्रीफली पता था कि हाँ पे म्यूटेशन से भी होती है। तो उस समय डार्विन ने ये जो वेरिएशंस थी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इनका मेजर सोर्स किसको माना था, उन्होंने इसके लिए माना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्रॉसिंग ओवर होती है बच्चों, है ना, जीन रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसको मेन सोर्स मान के चले थे डार्विन कि भाई ये मेन कारण होता है फॉर वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जबकि वेरिएशंस म्यूटेशन से भी प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन म्यूटेशंस को उन्होंने सिग्निफिकेंट कारण नहीं माना था इवोल्यूशन का। उन्होंने कहा था भाई इवोल्यूशन के लिए मेन कारण जो रेस्पॉन्सिबल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गेमीट फॉर्मेशन में जब क्रॉसिंग ओवर होती है, वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है, और जब गेमीट्स के फ्यूजन के बाद नए इंडिविजुअल में वेरिएशंस आती है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशंस और इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन, है ना। और बाद में ह्यूगो डी ब्राइस ने कहा कि नहीं भाई डार्विन, उन्होंने ये कहा कि डार्विन की थ्योरी सही है नेचुरल सिलेक्शन की, लेकिन सोर्स ऑफ वेरिएशन जो डार्विन ने बताया उन्होंने कहा वो गलत है। उन्होंने कहा कि जो मेजर सोर्स ऑफ इवोल्यूशन है वो होना चाहिए म्यूटेशंस, मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन होना चाहिए म्यूटेशन। ह्यूगो डी ब्राइस और डार्विन की थ्योरी में सिर्फ इतना से अंतर है। इसके बाद म्यूटेशन थ्योरी देखेंगे अपन। अब डीमेरिट्स क्या थी, देखो कुछ ड्रॉबैक्स या कमियां डार्विन की थ्योरी में भी थे, क्या थे देख लेते हैं। वही जैसा भी मैंने बोला, जेनेटिक बेसिस क्लियर नहीं था, भी कैसे वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, क्या होता है, ये सारी चीजें अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी डार्विन को भी। डज नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स अपन ऑलरेडी एविडेंसेस के अंदर पढ़ चुके हैं, वो ऑर्गन्स जो एंसेस्टर्स में तो काम करते थे, प्रेजेंट जनरेशन में काम नहीं कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि डार्विन के हिसाब से वही फीचर्स रहने चाहिए जो अच्छे हैं, नेचर उनको सेलेक्ट करती है जो काम की चीजें हैं, जो नहीं होती उनको एलिमिनेट कर देती। तो लोगों ने कहा कि फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स आज भी क्यों हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स डिसअपियर हो जाने चाहिए थे, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। और डार्विन तो खुद कह रहा है कि भाई जो चीजें काम की नहीं होती नेचर धीरे धीरे उनको एलिमिनेट कर देती है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों आज भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारे अंदर। फिर डार्विन डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस, वही प्रॉब्लम है ना, यहां पर भी डार्विन ने वही गलती करी जो लेमार्क ने करी थी इस पॉइंट में। तो डार्विन भी यही मानता था कि भाई जितने भी चेंजेस किसी एक इंडिविजुअल में होंगे वो सारे चेंजेस उसके प्रोजेनी में इनहेरिट हो सकते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। डार्विन ने भी सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशंस में डिफरेंशिएट नहीं करा था बच्चों, है ना। और अपनी जो एक्सप्लेनेशन थी डार्विन की कि भाई जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं चाहे सोमेटिक हो चाहे जर्मिनल हो, वो सब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, उसके लिए उसके सपोर्ट में उन्होंने पेनजेनेसिस थ्योरी दी थी। और पेनजेनेसिस थ्योरी क्या थी, ऑलमोस्ट वही जो न्यू लेमार्कियंस ने दी थी। तो डार्विन ने बोला कि भाई जितनी भी सोमेटिक सेल्स होती है कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, पेनजीन्स, जो अल्टीमेटली गेमिट्स में जाते हैं, और उनके थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वेरिएशंस की वो गेमिट्स के थ्रू सोमेटिक वेरिएशन भी इसमें चली जाती है, अगली प्रोजेनी के अंदर चली जाती है, ऐसा डार्विन ने बोला था, विच वाज रॉन्ग। बेटा केशव, अबायोटिक स्ट्रगल सिंपल सी है ना, भाई आज मान लो अब सर्दी पड़ रही है, तेज सर्दी में कई बार कुछ लोग निकल लेते हैं, टिकट कट जाता है उनका, है ना, और कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं। ऐसे रेगिस्तान में किसी को डाल दें अपन तो कुछ लोग सरवाइव कर जाएंगे, कुछ उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर वो जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, बारिश, भूकंप, सूखा, ये अबायोटिक जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के, वो सब अबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। और कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट भी तो हमारे ऊपर है, हमारे सर्वाइवल के ऊपर है। और उनके साथ सर्वाइव करना, उनके अकॉर्डिंगली सर्वाइव करना, उनको टॉलरेट करना, विथस्टैंड करना भी तो अपने आप में एक स्ट्रगल है। तो वो कहलाती है अबायोटिक स्ट्रगल या स्ट्रगल विद अबायोटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, केशव ने पूछा था कि सर इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें। फिर अगला ड्रॉबैक क्या था, अगली कमी क्या थी डार्विन की थ्योरी की, वाज अनेबल टू एक्सप्लेन ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक टस्क ऑफ एलिफेंट्स, एंटलर्स ऑफ डियर। देखो बारहसिंगा हिरण के जैसा ही होता है, लेकिन उसके सिंग बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस उनमें होती है, जिसका उसको खामियाजा नुकसान भुगतना पड़ता है।
उसके वो जो इतने बड़े बड़े सींग होते हैं जिनका वजन भी उसका सिर्फ प्रॉपर्ली नहीं ले पाता है, वो झाड़ियों में यदि फंस जाते हैं तो शेर, बाघ, टाइगर, चीते ये आराम से उसका शिकार कर लेते हैं, तो उसको नुकसान हो रहा है। तो वो उसके लिए फेवरेबल फीचर थोड़ी हुआ। और जब फेवरेबल फीचर नहीं है तो बारहसिंगा में सींग गायब हो जाने चाहिए धीरे धीरे, या छोटे हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं है। बारहसिंगा में आज भी सींग आपको मिलेंगे बड़े बड़े ब्रांचेस वाले, है ना। और आगे जैसे जैसे जनरेशन बारहसिंगा की आ रही है वो वैसे ही इनफैक्ट बढ़ते जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है। तो फिर ओवर स्पेशलाइजेशन हो रहा है ना यहाँ तो किसी एक पार्ट का, जो हार्मफुल है, जो नहीं होना चाहिए। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई इसको एक्सप्लेन करो, नहीं कर पाया। टस्क ऑफ एलिफेंट नुकसानदायक है, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। बड़े हो गए भाई 2 दांत हाथी के, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो है नहीं, तो फिर नहीं होने चाहिए थे, नहीं कर पाया डार्विन एक्सप्लेन। ठीक, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे भाई। एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जिसके पास ज्यादा फेवरेबल फीचर्स होंगे वो सर्वाइव करेंगे, जिनके पास नहीं होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। कुछ स्पीशीज ऐसी भी रही है अर्थ के ऊपर जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही फिट थी, बहुत सुपीरियर थी। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे वर फिट इनफ टू डोमिनेट अदर स्पीशीज, सारी स्पीशीज के ऊपर डोमिनेंट थे भाई। तो अब डार्विन की थ्योरी माना जाए, को सही माना जाए, तो एक दिन में तो डायनासोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बहुत हजारों लाखों साल लगने चाहिए, तब जाके वो एक डोमिनेंट स्पीशीज के फॉर्म में स्टेब्लिश होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता नहीं है। डायनासोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है हमारे लिए। तो उस चीज को भी कि भाई कैसे कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत छोटे समय में बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है इस अर्थ के ऊपर, उस चीज को भी डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कमियां थी, दीज वर द डीमेरिट्स ऑफ डार्विनिज्म बच्चों। पैनजेनेसिस थ्योरी, जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, ये डार्विन ने दी थी, किसको एक्सप्लेन करने के लिए? अपनी उस पॉइंट के फेवर में, उस पॉइंट के सपोर्ट में जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जितने भी वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं कि इंडिविजुअल्स में डिफरेंस या चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे इनहेरिट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑल ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल्स कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज ऑर्गन्स कॉल्ड पेंजेंस। तो उन्होंने कहा कि भाई हर इंडिविजुअल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको पेंजेंस कहते हैं, उनमें उन ऑर्गन में होने वाले चेंजेस की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पेंजीन्स हैं ये गेमीट्स तक जाते हैं ब्लड के थ्रू, और इसीलिए गेमीट्स के थ्रू जब नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है फ्यूजन के थ्रू, तो उनमें सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशंस दोनों इनहेरिट होती है, जो कि गलत है। वीजमान ने प्रूव कर दिया था ओनली जर्मिनल वेरिएशंस इनहेरिट होती है। तो ये जो सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशंस वाला पॉइंट है, इसमें लेमार्क भी गलत था और डार्विन भी गलत था, है ना। वीजमान ने इस चीज को प्रूव कर दिया था। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये थी बच्चों डार्विन की थ्योरी, डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हर साल आते हैं, पता होनी चाहिए अच्छे से, बहुत कंसेप्चुअली, बिल्कुल कहानी के फॉर्म में, इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में समझाइए। आई थिंक समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, है ना। सर्चिंग ऐप पे जुनून कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां पर आप कनेक्ट हो सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको दे रखे हैं। म्यूटेशन थ्योरी बच्चों, अगली थ्योरी इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको छोटे से में इतना सा समझ लो, कुछ नहीं, बिल्कुल डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करा था, ह्यूगो डी व्राइज ने दी थी। ह्यूगो डी व्राइज ने ये बोला भी सब कुछ डार्विन भैया ने सही बोला है, सिर्फ एक जगह गलती करी है। उन्होंने मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन किसको माना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होने वाली क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो वेरिएशन हो रही है। जबकि ह्यूगो डी व्राइज ने कहा कि यदि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो वेरिएशन होती है उनको मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन मानूं, तो ह्यूगो डी व्राइज का ये जो था इसके सपोर्ट में एक्सप्लेनेशन कि भाई वो इतनी स्लो और इतनी स्मॉल वेरिएशंस होती है कि जितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आज इस धरती पे, यदि सारी की सारी वैरायटी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होने वाली वेरिएशंस के थ्रू डेवलप होती, तो पॉसिबल ही नहीं था कि आज इतने कम समय में, इतने लाखों सालों में जो भी हुआ है, समय निकला अभी तक फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ टिल नाउ, संभव ही नहीं था कि इतनी वैरायटी डेवलप हो जाती। और कहीं ना कहीं ह्यूगो डी व्राइज सही था इस मामले में, लेकिन पार्शियली अगेन गलती क्या करी ह्यूगो डी व्राइज ने? ह्यूगो डी व्राइज ने कहा कि इसका मतलब डार्विन भाई गलत है इस पॉइंट पे कि जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो क्रॉसिंग ओवर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। डार्विन ह्यूगो डी व्राइज ने कहा कि नहीं भाई, जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो म्यूटेशंस हैं। अब अगेन खुद अपने ही पॉइंट पे गलत हो गया भाई। खुद ने क्या कहा कि यदि सिर्फ क्रॉसिंग ओवर से ही सारी वेरिएशंस हुई होती तो आज इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती। उसी हिसाब से यदि ये मान ले कि भाई जितनी भी वेरिएशंस प्रोड्यूस हुई वो सारी म्यूटेशन से हुई है, तो जिस हिसाब से म्यूटेशंस होते हैं, जितने म्यूटेशंस होते हैं, उससे इतनी वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अकेले म्यूटेशन से भी ये नहीं हो सकता। तो सही तो क्या है, समझ में आ गया होगा अभी तक कि भाई वेरिएशंस के बहुत सारे सोर्सेज हैं और सब मिलकर वेरिएशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं।
उनमें से एक सोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एक सोर्स म्यूटेशंस भी हैं, और भी कई सोर्सेस हैं, वो आएगा अब आगे, है ना। जो अब म्यूटेशन के बाद हम लास्ट थ्योरी पढ़ेंगे इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं नियो डार्विनिज्म, वो सबसे सही थ्योरी मानी जाती है, और वो कुछ भी नहीं है, डार्विनिज्म का एक्सटेंशन है। डार्विनिज्म बिल्कुल सही थी, सिर्फ मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने क्या करा, ये जो डार्विन का एक पॉइंट था कि जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो क्रॉसिंग ओवर ही है, बस मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन, उसमें उन्होंने इतना सा मॉडिफिकेशन कर दिया कि भाई देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। एक तरह से उन्होंने ह्यूगो डी वेराइज की म्यूटेशन थ्योरी और डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को मिक्स करके न्यू डार्विनिज्म बना दिया कि भाई वेरिएशंस के कई सोर्सेज होते हैं, जिनमें से दो मेजर सोर्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशन। आगे बात समझ में, सिर्फ ये है म्यूटेशन थ्योरी। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेराइज ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट। इन्होंने कौन से प्लांट के ऊपर बच्चों एक्सपेरिमेंट करे थे, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको कॉमनली इवनिंग प्रिमरोज कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि भाई ह्यूगो डी वेराइज ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करे थे। ही एग्रीड ओवर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विद डार्विन। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अग्री भी करते थे, सपोर्ट भी करते थे। डिसएग्री कहां थे, ओवर द सोर्स ऑफ वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेराइज द मेजर सोर्स ऑफ इवोल्यूशन आर सडन म्यूटेशंस, जो अचानक से म्यूटेशंस होते हैं बच्चों, जीन्स में चेंजेस, क्रोमोसोम्स में चेंजेस होते हैं, जिनको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस भी कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है उनको कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं, और म्यूटेशंस के थ्रू जो होती है बच्चों उनको हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं, क्योंकि रैंडम होती है, कभी भी हो सकता है म्यूटेशन, है ना, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते म्यूटेशन को। म्यूटेशंस लीड टू रैंडम एंड नॉन डायरेक्शनल, तो इसीलिए म्यूटेशन से होने वाले जो वेरिएशंस होते हैं उनको हम रैंडम एंड नॉन डायरेक्शनल कहते हैं, बिकॉज दीज आर नॉन प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल बच्चों। म्यूटेशन थ्योरी के पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। म्यूटेशंस, इसके अकॉर्डिंग ह्यूगो डी वेराइज के थ्रू म्यूटेशंस आर द मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशंस लीडिंग टू इवोल्यूशन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह उन्होंने म्यूटेशंस को वेरिएशंस का मेजर सोर्स माना बच्चों। म्यूटेशंस सडनली होते हैं, इसीलिए ह्यूगो डी वेराइज ने इनको सॉल्टेशंस बोला। ये पूछा भी जाता है, सॉल्टेशन वर्ड म्यूटेशन के लिए किसने यूज किया था, ह्यूगो डी वेराइज ने बच्चों। सॉल्टेशन का होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बच्चों, है ना, एक ही बार में मेजर वेरिएशन प्रोड्यूस कर देते हैं, कई बार म्यूटेशंस, हमेशा नहीं लेकिन। एंड द ऑर्गेनिजम्स विद म्यूटेशंस आर कॉल्ड म्यूटेंट्स, ऐसा ह्यूगो डी वेराइज ने कहा। फिर अगेन यहां पर अगेन ह्यूगो डी वेराइज ने भी गलती करी, वही गलती जो डार्विन और लेमार्क ने करी थी। इन्होंने बोला ऑल म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल। अगेन सोमेटिक सेल्स में होने वाले म्यूटेशंस इनहेरिटेबल नहीं होंगे, ओनली जर्मिनल सेल्स में होने वाले म्यूटेशंस ही हेरिटेबल होते हैं बच्चों। अगेन ह्यूगो डी वेराइज वाज गलत यहां पर। फेवरेबल म्यूटेशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर व्हाइल नॉन फेवरेबल म्यूटेशंस आर लीथल एंड एलिमिनेटेड बाय, वही नेचुरल सिलेक्शन तो इन्होंने भी सपोर्ट करा था, भाई किसी में म्यूटेशंस की वजह से अच्छा कैरेक्टर डेवलप होगा तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी। कई बार म्यूटेशन से खराब चीजें भी डेवलप हो जाती है, म्यूटेशन से बीमारियां भी हो जाती है, तो उस केस में नेचर उसको एलिमिनेट कर देगी, ऐसा ह्यूगो डी वेराइज ने अपनी म्यूटेशन थ्योरी में कहा था। तो वही उन्होंने कहा कि भाई धीरे धीरे जो फेवरेबल कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स होते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस, बस यहाँ पर डार्विन में बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हो रहे थे, तो उनको नेचर सेलेक्ट करती जाती है और अल्टीमेटली एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेराइज। नाउ मेरिट्स क्या थी, अच्छे पॉइंट्स क्या थे इस थ्योरी के। म्यूटेशंस डू कंट्रीब्यूट इन वेरिएशंस एंड दस एवोल्यूशन, भाई इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि म्यूटेशंस भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वेरिएशन का। गलती सिर्फ इतनी सी हो गई, दोनों अपनी अपनी बात पर रहे। डार्विन ने कहा कि नहीं सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट सोर्स, इन्होंने कहा नहीं सिर्फ म्यूटेशंस इंपॉर्टेंट सोर्स है। सुलह कर लेनी चाहिए थी, भाई दोनों के ही सोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, तो न्यू डार्विनिज्म पहले आ जाता, पहले पूरा क्रेडिट मिल जाता। म्यूटेशन थ्योरी कैन एक्सप्लेन बोथ प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव, जो कुछ पॉइंट्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स वगैरह ओवर स्पेशलाइजेशन को डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उनको म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है बच्चों। डीमेरिट्स क्या है यहां पर, ठीक है, तो डीमेरिट्स भी देख लेते हैं भाई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशंस अकरिंग इन नेचर इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट। अब अगेन वही पॉइंट आ गया कि भाई जो म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी है नेचर में किस हिसाब से हो रहे हैं, 1 मिलियन में से एक सेल में, 10 लाख में से एक सेल में म्यूटेशन होता है, और इतनी कम रेट से जो म्यूटेशन हो रहे हैं, इसके हिसाब से आज की तारीख में जो डाइवर्सिटी है वेरिएशन है अर्थ के ऊपर, वो पॉसिबल नहीं थी अकेला यदि म्यूटेशन सोर्स ऑफ वेरिएशन होता। तो इसका मतलब म्यूटेशन के साथ साथ और भी सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हैं जिसकी वजह से आज इतनी वेरिएशन प्रोड्यूस हुई है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आ गया। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर रेसेसिव, ज्यादातर म्यूटेशंस की वजह से कोई इफेक्ट होता ही नहीं है या रेसेसिव होते हैं वो, है ना। कैन नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ अडेप्टिव मैकेनिज्म्स लाइक मिमिक्री, कुछ फिनोमेना को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए लाइक मिमिक्री को बच्चों। मिमिक्री हम पढ़ेंगे लास्ट में, मिसलेनियस पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा। ओइनोथेरा लेमार्कियाना जिसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी, वो अपने आप में जेनेटिकली एक नॉर्मल प्लांट नहीं था। जब आप जेनेटिक्स से रिलेटेड किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो कम से कम जेनेटिकली नॉर्मल प्लांट तो लेना चाहिए था। तो ओइनोथेरा लेमार्कियाना इज नॉट अ नॉर्मल प्लांट बट अ कॉम्प्लेक्स हेटेरोजाइगस प्लांट फॉर्म विद क्रोमोसोमल एब्रेशंस, इसके अंदर थे क्रोमोसोमल एब्रेशंस। अभी हमारी जेनेटिक्स भी चल रही है पैरेलल में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम देख रहे हैं, वहां पर इसके बारे में बात होगी बच्चों।
है ना, म्यूटेशंस जब हम देखेंगे तो क्रोमोसोमल एबरेशंस वर देयर इन दिस प्लांट, इसलिए इसको जेनेटिक स्टडी के लिए एक आइडियल प्लांट नहीं मान सकते थे, एक सही प्लांट नहीं मान सकते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ह्यूगो डी वराइस की म्यूटेशन थ्योरी का। बच्चों आगे बात समझ में क्लियर है? तो दो और थ्योरीज हमने कर ली है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अल्टीमेटली जो लास्ट थ्योरी है बच्चों, इसी के साथ हमें पढ़ना होता है नेचुरल सिलेक्शन के डिफरेंट फॉर्म्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसमें हम पढ़ेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फाउंडर इफेक्ट है बच्चों, बॉटलनेक इफेक्ट है, प्लस जो हार्डी विनबर्ग लॉ है वो भी इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो कल का जो लेक्चर होगा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर यहीं खत्म करूंगा। कल तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों।